अच्छा स्वरों का गणित समझ लो। अंक गणित की तरह इसमें भी स्वरों का गणित होता है। स्वरों को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने की भाषा को अपनी पकड़ में ले लिया। भाषा के स्वरों का खेल जो है ना, बस यही भाषा की जड़ है। इस जड़ को पकड़ लो और मजबूती से इसे पकड़े रखो, फिर देखो आप भाषा में पारंगत हो जाओगे और पारंगत होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि अगर आपने स्वरों के खेल को समझ लिया तब आप संस्कृत के पंडित बन जाएंगे स्वरों के खेल को समझकर। बस सारा खेल स्वरों का है और इन स्वरों को समझ लो संधि के माध्यम से। संधियों के माध्यम से अगर हमने स्वरों को समझ लिया तो बच्चों आज मैं दीर्घ संधि उदाहरण के साथ लेकर आई हूँ। दीर्घ संधि में हमने अभी पिछले 2 दिन से लगातार सीखा है कि उसके नियम क्या होते हैं और नियमों के आधार पर हमने बारीकियां सीखी हैं। और आज मैं उदाहरण लेकर आई हूँ, हर एक का एक एक उदाहरण लेकर आई हूँ। आज मैंने पहला नियम लिया है, ये है अ या आ, दीर्घ संधि है। पहला दीर्घ संधि लेकर आई। दीर्घ संधि में नियम है अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। ई या ई और ई या ई के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद भी ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई आए तो रिजल्ट उसका दोनों मिलाकर बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो जाता है। उसके बाद अगर ऊ, पूर्व पद में अगर ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ आए और उसके बाद भी उत्तर पद में भी ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ऊ बन जाता है। यानी कहने की बात यह है कि दोनों तरफ समान स्वर अगर आए, अ, ई, ऊ और री, ये चारों समान स्वर दोनों तरफ होने चाहिए पूर्व पद और उत्तर पद में, तो दोनों मिलाकर उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दीर्घ रूप आ बन गया, दीर्घ रूप ई बन गया, दीर्घ रूप ऊ बन गया और री मिलकर दीर्घ रूप री बन गया। जैसे कि ये नियम। अब उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में क्या परिवर्तन आया। जैसे क्व प्लस अपी यानी दोनों तरफ अ है, क्व अ की साउंड आ रही है अ और आ मिलकर बड़ा आ यानी दीर्घ आ बन गया और शब्द बना क्वापी। आ की मात्रा लग गई वा में तो शब्द बन गया क्वापी, है ना। इसी तरह से आगे है मुनि। मुनि प्लस इंद्र यानी दोनों तरफ ई है, इधर भी छोटी ई है, इधर भी छोटी ई और दोनों को मिलाकर दीर्घ ई बन गया, इसलिए शब्द बना मुनीन्द्र। ना में बड़ी ई लग गई, बड़ी ई की मात्रा लग गई जिसे बोलने में 2 गुना समय लगता है दीर्घ मात्रा में, तो मुनीन्द्र हो गया। अब इसी तरह से गुरु उपदेश, जब ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, दीर्घ ऊ बन जाता है। यहाँ पर भी गुरु उपदेश, इधर भी ऊ है और इधर भी ऊ है तो दोनों ऊ मिलकर बन गया दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ बनने के कारण गुरूपदेश, यहाँ पे रा पे बड़ा ऊ लग गया गुरूपदेश, यहाँ पे ऊ दीर्घ ऊ बन गया। अब एक चीज और देख लो कि रा में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगता है। जैसे यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ यानी कि इसे गोल घुमाकर नहीं लगाया हुआ, जब गोल घुमाकर लगाते हैं वो बड़ा ऊ होता है और जहाँ सिंपल ऐसे लगाया ये छोटा ऊ, तो छोटा ऊ मिलकर दीर्घ रूप हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। अब देखते हैं री वाले उदाहरण में देख लेते हैं। मात्र ऋणम यानी इधर भी री लगा है, इधर भी री लगा है तो दोनों री मिलकर डबल, यहाँ पे ये डबल री हो गया, बड़ी री हो गया तो दीर्घ री हो गया। दीर्घ री हो गया तो शब्द बना मात्र ऋणम, तो ता में दीर्घ री लग गया तो मातृणम, मात्र ऋणम बन गया, मातृणम। तो इस तरह से दीर्घ संधि के हमने उदाहरण देखे। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि के नियम है इस तरह से, यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो उन दोनों को मिलाकर ए बन जाता है, ए से एड़ी वाला ए बन जाता है। उसके बाद देखो अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ आए
तब दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है, ओ से ओखली वाला ओ बन जाता है। अब यहाँ देखो ह्रस्व अ, दीर्घ अ और उसके बाद ह्रस्व ई, ह्रस्व री और दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर अर बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ये अ प्लस री, संस्कृत में री भी स्वर होता है, तो अ या री के बाद अ के बाद री आए यानी दीर्घ अ या फिर ह्रस्व आ के बाद अगर री आए तो उसका अल बन जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में धन प्लस इंद्र लिया है, धन प्लस इंद्र, तो इन दोनों के स्थान पर यहाँ पे धन का अ और ई का ये मिल गया तो दोनों के स्थान पर ए बन गया। ए बनने से दोनों के स्थान पे जब शब्द बना तो बना धनेन्द्र। यहाँ पे ना पर ये जो ए बना है ये मात्रा बनकर इसके साथ मिल गया तो ये बन गया धनेन्द्र, यानी ई मिल अ के बाद ई मिलने से ए बन जाता है, ए को मात्रा के रूप में लगा दिया। अब यहाँ पे सूर्य प्लस उदय आया है तो यहाँ पे भी अ है, अ के बाद उ आया इसके अनुसार तो ओ बन गया। ओ बनने के कारण यहाँ पे शब्द बना सूर्योदय। ये जो ओ बना वो ये य में ओ मिलकर ओ मात्रा बनकर इसमें लग गया तो शब्द बन गया सूर्योदय। आगे देखिए वसंत ऋतु, ऋतु का री आया हुआ है यानी अ के बाद अगर री आए तो अर बन जाता है। अर बनने के कारण यहाँ पर वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में तर लग गया तो वसंत ऋतु शब्द बन गया वसंत ऋतु। अब री वाला भी उदाहरण यानी यहाँ पे लिखा है तब प्लस ऋकार आया है तो इससे अल बना, अल बनने के कारण शब्द बना तवल लकार, यानी ये वाला ल और ये वाला ल क्योंकि ऋकार पहले से भी है तो दोनों को मिलाकर तवल अल बना और अल बनने के कारण ये वाला ल वैसे ही हल के रूप में मतलब बिना स्वर के लगा, आधा ल बना और इसके बाद आधा ल बनकर ये वाला लकार बन गया, तवल लकार ये शब्द बना। तो इस तरह से ये हो गई गुण संधि के उदाहरण। अब हम लेकर आते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण। तो बच्चों आगे हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम इस तरह से हैं, अ या आ के बाद ए या आई आए, यानी कि पूर्व पद में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए और उसके साथ में उत्तर पद में ए या फिर आई आए, तब ए या आई आए तब बड़ी ए हो जाती है, यानी कि ये मात्रा लगी हुई है। जब ये व्यंजन में लगती है तो 2 पाई बनकर लगती है। बड़ी ए की मात्रा जब किसी व्यंजन पर लगती है तब 2 पाई बनकर लगती है। 2 पाई यानी कि वृद्धि, 1 पाई की वृद्धि हो जाती है। ये जो ये है जब ये किसी व्यंजन पर लगती है तो 2 पाई बनकर लगती है, इसलिए यानी कि इसकी इन पाइयों की वृद्धि हो जाती है। पहले 1 लगी होती है तो उसके बाद दोनों के मिलने से बड़ी ए बन जाती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। आगे देखो दूसरा नियम यह है कि ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के बाद ओ या फिर औ आए तब दोनों के मिलने से बड़ा औ हो जाता है। यहाँ पर भी ये मात्रा की वृद्धि हो जाती है। छोटे ओ में 1 मात्रा लगती है ऊपर और बड़े औ में 2 लग जाती हैं। जब दोनों मिलते हैं तब दोनों के मिलने से बड़ी औ की मात्रा यानी बड़ा औ बन जाता है। जैसे कि जल औध है तो ला में बड़ी औ, छोटा ओ और बड़ा औ तो मिलकर बड़ा औ हो जाता है, या बड़े औ में 2 मात्राएं लगती हैं, इस तरह से हो जाता है। अब जैसे उदाहरण है अद्य एव, अद्य में अ लगा है और ए, अ और ए मिलकर बड़ी ए बन गई। तो ये बड़ी ए जब लगती है तब व्यंजन में इस तरह का रूप होता है जिसमें ऊपर 2 पाई लगती है, तो अद्यव हो गया। इसी तरह से जल और औध, जल प्लस औध, तो जल में अ है और ओ, अ और ओ मिलकर बड़ा औ यानी कि 2 पाई वाला औ बन गया, इसलिए शब्द बना जलौध, शब्द बना हमारे सामने जलौध। इस तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, मत प्लस ऐक्यम। अब यहाँ पर अ है और इधर बड़ी ए ऑलरेडी आई हुई है, फिर भी
इसका जो रिजल्ट होगा वो बड़ी ए ही होगा। तो शब्द में मतैक्य बना। मत ट में बड़ी ए की मात्रा और क्यम, मतैक्यम, ये शब्द बना। अब आगे एक और ओ का भी उदाहरण देख लेते हैं। रूप प्लस औदार्यम। रूप प्लस औदार्यम, यहाँ पे रूप में अ आया हुआ है और अ के साथ में औ, बड़ा औ पहले से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट बड़ा औ ही बनेगा, चाहे वहाँ पे बड़ा औ है पहले से या फिर अगर छोटा औ हो, लेकिन रिजल्ट उसका बड़ा औ ही बनेगा। और शब्द बना रूपौदार्य। प में बड़े औ की मात्रा लग गई, ये वाला औ बड़ा रूप जो है ये बड़े औ की मात्रा लग गई, रूपौदार्यम। तो ये शब्द हमारे पास तैयार हुआ। कहने का अर्थ ये है कि जो ऊपर पाई लगती है वो पूर्व पद में या उत्तर पद मिलाकर भले ही ए की मात्रा हो, छोटी ए की मात्रा हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट बनता है वो बड़ी ए वाला ही बनता है। और अगर ओ आया है उत्तर पद में तब भी रिजल्ट उसका बड़ा ओ वाला ही बनता है, यानी फाइनल रिजल्ट में डबल मात्रा ही लगती है ऊपर, यानी ऊपर की जो पाई है उसमें वृद्धि हो जाती है, इसीलिए ये वृद्धि संधि का रूप है। अब आगे देखते हैं यण संधि और अयादि संधि क्या कहती है। आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि के नियम इस तरह से हैं, ई या ई यानी ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पर य हो जाता है। य यानी कि ये उत्तर पद में है। पूर्व पद में यदि ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई यानी छोटी ई या फिर बड़ी ई पूर्व पद में यदि आए और उसके बाद कोई भी और स्वर ई को छोड़कर कोई भी और स्वर आए, जैसे ई के साथ में अ मिल गया या फिर ऊ आ गया या कोई भी और भिन्न स्वर आए, तब जो है वो ई का या, अगर इधर ई है तो ई का या बन जाता है। बस ये ध्यान रखना है, पूर्व पद में अगर ई आया है और उसके साथ में ई ना होकर कोई भी और स्वर है तब ई का य हो जाता है। और पूर्व पद में अगर ऊ आया है, ऊ या फिर ऊ, ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई आया है तो ऊ का व बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि पूर्व पद में ऊ आया है, उसके साथ में कोई भी और स्वर आया है, भिन्न स्वर आया है, तब ऊ का व बन जाता है। यण संधि है। यण संधि में पूर्व पद में अगर ई आया है तो ई का य बन जाता है, पूर्व पद में अगर ऊ आया है तो ऊ का व बन जाता है, पूर्व पद में अगर री या री आया है तो री का र बन जाता है, पूर्व पद में अगर री आया है तो री का ला बन जाता है। अब इनके सबके साथ वही बात है कि अगर ई के बाद कोई भी ई को छोड़कर कोई और स्वर है तब ई का या बन जाएगा। ऊ के बाद कोई भी ऊ को छोड़कर कोई भी और स्वर है, जैसे ऊ के बाद प्लस आ बन गया या फिर बड़ा आ बन गया या फिर ई हो गया, यानी ऊ नहीं होना चाहिए, ऊ के अलावा कोई भी और स्वर आए तब ऊ को व बन जाता है। इसी तरह से री है। री पूर्व पद में अगर री है, छोटी री या फिर बड़ी री, और उसके साथ में कोई भी और स्वर री को छोड़कर कोई भी और स्वर आया है तो री का र बन जाता है। इसी तरह से ली है, ली के साथ भी ली को छोड़कर कोई और स्वर आया है तब ली का ल हो जाता है। ये छोटी सी बात आप समझ लो। अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। इनके उदाहरण इस तरह से हैं, यानी जब य बने तो य वाले उदाहरण यदि प्लस अपि, इधर ई आया है इसलिए और इसके साथ में कोई भी भिन्न स्वर आया है इसलिए ई का य बन गया। और अगर य बना तो फिर शब्द बना यद्यपि, कि ई का य बन गया और द आधा बन गया तो यद्यपि हो गया। इसी तरह से मधु अस्ति, ऊ आया है, ऊ के बाद अ यानी ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया है तब ऊ का व बन जाता है। व बनने के कारण मधुवस्ती बन गया, मधु अस्थि का मधुवस्ती, क्योंकि ऊ का व बन गया और धाम आधा रह गया, व में ये वाला आ मिल गया तो मधुवस्ती ये शब्द बना। अब आगे देखो मात्र अंशः।
मात्र अंश यानी री आया है, री के बाद कोई दूसरा स्वर आया है अ, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आया है अ, तो इस री का र बन गया। र होने के कारण मात्र प्लस अंश का शब्द बना मात्रंश। त में से री हट गया, री निकल गया, र हो गया। यहाँ पे आधा त बचा, आधा त और र मिलके मात्र बन गया, और ये अ इसमें मिल गया मात्रंशः, ये शब्द बना। इस तरह से री का आकार, री प्लस आकार है, यानी री के साथ में उधर प्लस में कोई दूसरा स्वर आया, कोई दूसरा यानी आ आया है, इसलिए इस री का ला बन गया। ला बनने के कारण री आकार है तो लाकार बन गया, क्योंकि री का ल ये हल वाला आ बना और इसमें आ मिला तो ल आ ला बन गया, लाकार, ये शब्द बना। तो इस तरह से यण संधि के इस तरह से शब्द बनते हैं। और इसकी पहचान एक और सीख लो कि जब यण संधि बनती है तो यण में जब य व बनता है तब उससे पहले हमेशा ही कोई आधा व्यंजन आता है। जैसे ड है, ड में से ई निकल गया तो आधा द बचा, आधा द और य मिलकर ड्य बन गया। यहाँ पर ध है, ध में से ऊ निकल गया तो आधा ध बचा तो मध्यवस्थी बचा। यहाँ पे मात्र अंश त्रि में से री निकल गया तो आधा ता बचा, आधा ता बनने के कारण मात्रंश बन गया। लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरह के शब्द बने जहाँ पे य व आ रहा है, जहाँ पर भी य व आ रहा है यण संधि में और उससे पहले आधा अक्षर आया है तो समझो वहाँ पर यण संधि है। ये एक इसकी एक सटीक पहचान है। य व से पहले अगर आधा व्यंजन आया हुआ है तो समझो वहाँ पर यण संधि है। अब आगे देखते हैं अयादि संधि है कि यण संधि में आधा व्यंजन लगता है य व से पहले, और अयादि संधि में पूरा अक्षर लगता है य व से पहले। यण में आधा और अयादि में पूरा, ये छोटा सा अंतर है और यही इसकी पहचान है। पूर्व पद में अगर ए आया है तो ए का अय हो जाता है, अगर पूर्व पद में बड़ी ए आई है तो अय का आय हो जाता है, अगर ओ आया है तो ओ का अव हो जाता है, और अगर बड़ा औ आया है तो बड़ा औ का आव हो जाता है। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर ए के बाद कोई, ए को छोड़कर कोई और स्वर आए, ए के बाद कोई भी इसको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तब ए का ऐ हो जाता है। ऐ के बाद कोई ऐ को छोड़कर, ऐ को छोड़कर कोई और भिन्न स्वर आए तब ऐ का आय हो जाता है। इसी तरह से ओ में भी ओ के बाद ओ को छोड़कर कोई और भिन्न स्वर आए तब ओ का अव हो जाता है और बड़े औ का आव हो जाता है। इतना ही इसका नियम है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा नियम है इसका अयादि संधि का। अब यहाँ पे देखो उदाहरण में ने लिखा है, ने प्लस अनम। ने प्लस अनम यानी कि ने का मतलब कि ए आया है यहाँ पे, इस शर्त के अनुसार ए का अय बन गया है ना, ए का अय बन गया क्योंकि ए के बाद कोई और भिन्न स्वर आया हुआ है, इसलिए ए का अय बन गया। अय बनने के कारण यहाँ पे शब्द तैयार हुआ नयनम। क्या शब्द तैयार हुआ? नयनम। नयनम कैसे हुआ ये भी देख लो। ने न में से हमने ए हटा दिया, इस ए के स्थान पर अय बन गया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर न बचा, जो कि जिसमें स्वर नहीं है, यानी हल वाला न बचा। अब जब न हल वाला बचा तो इस न में हमने ये वाला आ मिलाया तो न पूरा बन गया, है ना। न में ये आ मिल गया तो न पूरा बन गया। अब यहाँ पे भी य पे हल लगा हुआ है तो इस य में ये वाला आ मिला दिया तो य पूरा हो गया, तो ये य पूरा बन गया। आगे नम है तो नम बन गया, नयनम, ये शब्द तैयार हुआ। क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं गई। गा में बड़ी ए लगी। बड़ी ए का मतलब है कि बड़ी ए अगर आए तो उसका आय बन जाता है। बड़ी ए है इसलिए आय बन गया, और आय बनने के कारण इस गय में से ऐ का आय बन गया, तो यहाँ पर ग
बिना स्वर वाला बचा ग, बिना स्वर वाला यानी हल लगा हुआ है। अब इस ग में आ मिलाया तो गा पूरा बन गया, है ना। ग आ मात्रा बन गई, इसमें लग गई, गा पूरा बन गया। अब ये वाला जो य है इसमें भी हल लगा हुआ है, इस य में ये वाला अ मिल गया तो य पूरा बन गया, इसका हल हट गया क्योंकि इसमें स्वर मिल गया, य बन गया। आगे क है, क जोड़ दिया तो शब्द बना गायकः। कितना आसान है ना, गायकः ये शब्द बना, गई और अक से शब्द बना गायकः। अब आगे देखते हैं पो, पो अनः। पो का मतलब है कि ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ का मतलब ओ की मात्रा लगी हुई है। ओ यहाँ पे लिखा हुआ नियम कि अगर ओ होता है पूर्व पद में तो ओ का अव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है। तो इस नियम के आधार पर हमने इस ओ का अव बना दिया, क्योंकि ओ आया हुआ है, ओ का अव बन गया। अब यहाँ पे प बचा, प जिसमें कि स्वर नहीं है ना, तो प बचा। अब यहाँ पे अनः है तो अ जो है ये व में मिल गया। अब शब्द हमारा तैयार हुआ, ओ का अव बन गया और अनः मिला हुआ है आगे, तो इस प में हमने ये वाला अ मिला दिया तो प पूरा बन गया। इस व में ये वाला अ मिला दिया तो व पूरा बन गया। आगे बचा नह, तो इसको उसके साथ मिला दिया तो शब्द बना पवनः। कितना आसान है, अच्छे से क्लियर हो गया ना। पवनः शब्द कैसे बना ये हमारी समझ में अच्छे से आ गया, क्योंकि पो अनः है, पो का अव बना, अव में इस प में अव मिलाया तो पव बन गया और ये वाला अ इसमें मिलाया तो पवनः शब्द बन गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे औ का नियम है कि अगर औ आता है पूर्व पद में और उसके साथ कोई भिन्न स्वर यहाँ पे ई आया हुआ है, यानी कि इस औ का आव बन गया, इस औ का आव बन गया इस नियम के आधार पर। अब जब इस औ का आव बन गया तो यहाँ पे न बचा, न में से औ निकल गया, यानी कि न बिना स्वर का बचा है ये वाला, है ना। अब इस न में हमने आ मिलाया तो ना पूरा बन गया, ये ना में आ की मात्रा लगी, ये आ इसमें मात्रा बनकर लग गया, ना हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है व, इस व में ई मिला, ये ई इसके साथ मिला तो इक ई की मात्रा लगकर इसके साथ मिल गया, ये वाला ई इसमें मात्रा बनकर इसमें जुड़ गया तो वी बना नाविक, और कह आगे है उसको भी हमने जोड़ दिया तो शब्द तैयार हुआ नाविकः, है ना। कितना अच्छा। स्वरों का गणित समझ लो, अंक गणित की तरह इसमें भी स्वरों का गणित होता है। स्वरों को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने हिंदी भाषा को अपनी पकड़ में ले लिया। हिंदी भाषा के स्वरों का खेल जो है ना, बस यही भाषा की जड़ है। इस जड़ को पकड़ लो और मजबूती से इसे पकड़े रखो, फिर देखो आप भाषा में पारंगत हो जाओगे और पारंगत होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि अगर आपने स्वरों के खेल को समझ लिया तब आप संस्कृत के पंडित बन जाएंगे, स्वरों के खेल को समझकर। बस सारा खेल स्वरों का है और इन स्वरों को समझ लो संधि के माध्यम से। संधियों के माध्यम से अगर हमने स्वरों को समझ लिया तो आप बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा शब्द हो, आप उसको वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, समास भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके सामने आए आप उसे हल कर सकते हैं स्वरों के खेल को समझकर। तो आज हमने संधियों के माध्यम से स्वरों को समझा, स्वर संधि के पांचों भेद हमने देख लिए, समझ लिए। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। अगर कहीं पर भी आप अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। लाइक करके आप देखो कि आपके इन वीडियो को अगर आपको समझ आया तो आपके फ्रेंड्स को, आपके मित्रों को भी समझ आना चाहिए, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना
पसंद आया वीडियो और कितना समझ आया। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।